हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 गति। इस चैप्टर के ऊपर हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं और अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की साइड बढ़ चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा इस चैप्टर के बारे में। ओके, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आगे के आने वाले क्लासेस में यहाँ पे जो आप बातें आपने सीखी उनको ही आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते जाएंगे और ज़्यादा नई नई जानकारियाँ आपको उसमें मिलती जाएंगी। तो हमने पिछली क्लास में देखे थे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ आंकिक प्रश्न गति के समीकरण से रिलेटेड, और मैंने आपको समझाया था कि आंकिक प्रश्न करना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है। आंकिक प्रश्न करने आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आपको पता लग पाएगा कि जो आपने सीखा वो सही सीखा या नहीं सीखा, उसमें आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, आपने कोई चीज़ छोड़ी है या फिर सारी बातें आपको पता है या नहीं है। इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पिछली क्लासेस में देख लिए थे। मैंने आपको बताया था कि हम कुछ टाइम बस न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं और आगे आने वाले क्लासेस में भी ये न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, शायद 2 या 3 न्यूमेरिकल्स किए थे आपकी बुक के। आज भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी बुक के लगभग सभी न्यूमेरिकल्स को हम टच कर पाएँ, कवर कर पाएँ। आज जब हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे तो फिर हम लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है, एक समान वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस टॉपिक पर हम जाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चढ़ेंगे एक नए चैप्टर की तरफ। वो इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद, तो अभी आपको 1-2 दिन और इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न जो हमने इससे पिछली क्लास में करे थे और कुछ आज करेंगे। तो आज आंकिक प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझेंगे, उसको सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है। सीधे चलिए स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हम स्टार्ट करते हैं वो पहले न्यूमेरिकल के साथ, जो आपके बुक के एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, एक ट्रॉली आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो एक ट्रॉली है, आनत तल मतलब ऐसे ढलान वाला तल। ओके, ये एक आनत तल है, मतलब ये ट्रॉली है सपोज, और ये इस पर ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। इसको बोलते हैं आनत तल। जो ऐसे ढलान वाला सरफेस होता है, ये ढलान, इसको बोलते हैं आनत तल। ओके, इंक्लाइंड प्लेन। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। तो त्वरण हमें दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर तो इसको रख के छोड़ा होगा, तो आपको एक बात ध्यान देनी है, इसमें प्रारंभिक वेग जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमको इसमें पीछे से इसको इस पॉइंट तक पहुंचाना पड़ा होगा। तो यहाँ पॉइंट पर जैसे ही उसने चलना स्टार्ट किया होगा, सपोज इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया होगा, u = 0, प्रारंभिक वेग 0, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो इसके अंतिम वेग हम क्वेश्चन में देखते हैं। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, समय कह रहे हैं 3 सेकंड के पश्चात हमें बताना है कि वस्तु का वेग क्या होगा जो इस ढलान पर लुढ़क रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ा कि एक वस्तु जो है अनंत तल पर इस प्रकार से गति कर रही है। ठीक है, और 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। हमें त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सी समीकरण इसमें यूज करेंगे, देखिए हमने कैसे डिसाइड करा था कौन सी समीकरण यूज करेंगे। 3 समीकरण पड़ी थी। v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो कौन सी समीकरण यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हमें साफ साफ पता लग पा रहा है, हम फर्स्ट समीकरण का इसमें प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट समीकरण क्या है गति की, गति के प्रथम समीकरण से आपको ये सारी चीजें लिखनी है। गति के प्रथम समीकरण से हम ये कह सकते हैं v = u + at होगा। अर्थात हम इसके वैल्यूज रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, v का मान है, v हमें निकालना है, u हमें 0 दिया हुआ है, त्वरण हमें बताया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय 3 सेकंड बाद हमको निकालना है।
तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 3 टू जा 6 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 मीटर प्रति सेकेंड इस वस्तु का वेग आ जाएगा। तो यह हमारा उत्तर होगा कि 2 सेकंड पश्चात, सॉरी 3 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। एक आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आपको इसको करना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी। मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। एक रेसिंग कार पहले विराम की अवस्था में होगी, मतलब u इज इक्वल टू 0। फिर हमने उसे स्टार्ट करा, उसे कुछ गतिमान किया, है ना, तो हमने उसको जो त्वरित किया, उसका जो चेंज इन, मतलब हमने उसको कुछ वेग दिया, हमने उसकी स्पीड बढ़ाई, तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ। वेग में परिवर्तन की त्वरण कहते हैं। तो ये कह रहे हैं त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक समान त्वरण है ये, ठीक है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय कर लेगी। मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकंड हमें दे रखा है और हमें निकालना है कितनी दूरी तय कर लेगी, यानी s निकालना है कितनी दूरी वो वस्तु तय कर लेगी। तो कौन सी समीकरण यूज करेंगे स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन में दी गई जानकारी है वो हमने नोट डाउन कर ली। हम कौन सी समीकरण यूज करेंगे, देखिए s हमें निकालना है, u हमें दिया हुआ है, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है। तो गति के दूसरी समीकरण से हम ये सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। तो आप लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इज इक्वल टू u कितना है 0, t कितना है 10 प्लस हाफ, a कितना है 4 और t कितना है 10 का स्क्वायर। ये यहाँ पर मैं रेड पेन से आपको लिख रहा हूँ, तो आई नो कि आपको स्कूल में ये पेन अलाउड नहीं है, आप ब्लैक और ब्लू से लिखिए। मैं जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनको आप ब्लू पेन से ही लिखना। मैं यहाँ पर कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि ये वाला पार्ट क्वेश्चन का है, ये हमने सूत्र लगाया है और इसके नीचे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मैं पेन अलग अलग कलर के सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी आ पाए कि इस क्वेश्चन के कितने कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। बाकी आप रेड पेन तो यूज करते नहीं हैं, आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज करेंगे, ठीक है। 0 प्लस 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, 1/10 1/2 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 10 से 100 हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। s इज इक्वल टू 0 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा, ये 2 से 4 को काट लीजिए 2 टाइम्स और ये 2 और 100 की गुणा हो जाएगी तो 200 मीटर। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है कितनी दूरी तय कर लेगी वो वस्तु। अतः वस्तु गति प्रारंभ करने की 10 सेकंड पश्चात 200 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। हमने जो चैप्टर के जो बीच में जो एक्सरसाइज होती है वहां के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। मैं अभ्यास के भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवा दे रहा हूं ताकि हम चैप्टर एंड होने के बाद भी अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं ना, तो इस बार हम पहले ही कर ले रहे हैं वो, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम कर लेंगे। तो अभी हम जब गति के समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम अभ्यास के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है, इसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ गति के समीकरण के ही क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें औसत चाल, औसत वेग, विस्थापन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं गति के समीकरण से रिलेटेड ही। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, अभ्यास का चौथा क्वेश्चन है। अभ्यास जो आपके चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होती है वहां से करवा रहा हूं, उसका चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ, अच्छा विरामावस्था लिखी हुई है तो मैंने कहा विरामावस्था को हम तुरंत नोट कर लेंगे। विरामावस्था क्या मतलब होता है विरामावस्था का, विरामावस्था मतलब u इज इक्वल टू 0, प्रारंभिक वेग 0, ठीक है। विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, मतलब त्वरण कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस त्वरण से, नियत त्वरण से गति कर रही है। इसके बाद
8 सेकंड तक चलती है। समय कितने समय तक चल रही है? 8 सेकंड तक। 8.0 लिखा हुआ है, मतलब 8 सेकंड। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीडिंग में वही नोट डाउन कर रहा हूँ। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में एस फाइंड आउट करना है और बाकी क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है वो हमने नोट डाउन कर ली। अब आप मुझे बताइए कि सूत्र कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए, एस हमें फाइंड आउट करना है, यू हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। ये चारों चीजें कौन से फॉर्मूला बनाती है? गति की दूसरी समीकरण में। तो हम लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण बताइए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब वैल्यूज में नोट डाउन कर लूंगा, वैल्यूज इंसर्ट कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 8 प्लस 1/2, ए की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 8 का स्क्वायर। और यहाँ पर एस इज इक्वल टू 0, 8 से 0 हो जाएगा, 1/2 64 हो जाएगा। ये 64 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जो 6, 2 2 आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 32। यहाँ से s की मल्टीप्लाई 32 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, सॉरी एक मिनट, मैंने 64 लिख लिया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 96। तो 96 मीटर हमारा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था कि मोटर बोट, तो मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है 8 सेकंड तक। यदि इस त्वरण से चलेगी तो मोटर बोट 96 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अतः मोटर बोट द्वारा तय की गई दूरी s बराबर 96 मीटर। देखिए, ये सारी चीजें आपको लिखनी है क्वेश्चन के लास्ट में। ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, और मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल जिस दिन करवाया था मैंने बोला था आप क्वेश्चन में ये सारी चीजें लिखोगे, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्वेश्चन अच्छा दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है। आप इनसे पहले ये भी लिखोगे, यहाँ पर आप ये भी लिखोगे, सिर्फ ए नहीं लिखोगे, त्वरण, ठीक है, समय, दूरी, ये सारी चीजें आप लिखो क्वेश्चन में। ठीक है, लिख करके आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर समय की कमी की वजह से मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर देता हूँ। बाकी मैंने आपको एक बात बताई है कि जब आपकी नोटबुक चेक हो रही होती है एग्जाम में, तो उस टाइम टीचर की नज़रों में सिर्फ आपकी कॉपी होती है। ठीक है, तो उस कॉपी में आप जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम फिलहाल एक और क्वेश्चन करते हैं आपके एक्सरसाइज का, जो कि है, जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इस प्रकार का एक ग्राफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ है, तो इसमें अगर मैं देखता हूं, इसके इस अक्ष पर लिखा हुआ है चाल, चाल है मीटर प्रति सेकंड में, और इस अक्ष पर लिखा हुआ है समय। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा ग्राफ है, ये है चाल समय ग्राफ। ठीक है, इसमें कुछ रीडिंग्स लिखी हुई है, 2 4 6 8 और 10, और इस तरफ भी कुछ रीडिंग लिखी हुई है, 2 4 6 8, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो ग्राफ को मैं, जो मेन ग्राफ है उसको ऐसे बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये 6 और 8 के बीच में आकर के सीधा हो जा रहा है। एक मिनट, मुझे इसको, प्रकार का ग्राफ है। ठीक है, ये 8 पर नहीं, 6 से 8 के बीच में आकर के सीधा हो जाता है। ठीक है, तो बाकी ये ग्राफ जो है आपकी बुक में भी है, मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये किसी कार का ग्राफ है। ठीक है, कार का चाल समय ग्राफ है। किसी कार ने कुछ गति करी होगी, तो उसका हमने चाल समय ग्राफ नोट डाउन करके ग्राफ बना लिया। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। ओके,
सो क्वेश्चन है फर्स्ट, पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी एस से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको एक चीज मैंने बताई थी जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो चाल कैसे, इस जो चाल समय ग्राफ है या वेग समय ग्राफ है, इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रिवीजन करते हैं जरा। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं दूरी, वस्तु द्वारा तय दूरी, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक्स अक्ष के साथ, उस वक्र का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया, घेरा गया क्षेत्रफल। याद आ रहा है? ये मैंने आपको रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखा है। तो अब ये क्या है, चाल समय ग्राफ है और मुझे दूरी निकालनी है 4 सेकंड पर। तो 4 सेकंड कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ओके, तो मतलब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस पर परपेंडिकुलर खींचूंगा, कुछ इस प्रकार से डॉट डॉट होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए डॉट डॉट। तो इस डॉट डॉट को खींचने के बाद अब मुझे देखना है इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया, तो ये बीच वाला पूरा क्षेत्रफल, ये वाला। ओके, ये वाला एक्स अक्ष के साथ घेरा गया ये वाला क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को मुझे निकालना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फिलहाल, ये हो गया ओ, इस पॉइंट को ए और इसको बी। ठीक है, ये क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो दूरी मुझे पता लग जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये क्षेत्रफल कितना है ना, ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए ये मुझे कैसी शेप लग रही है, ये एक प्रकार का त्रिभुज लग रहा है, ठीक है, और ये एक वृत्त का फोर्थ पार्ट भी है, क्वाड्रेंट भी है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल लेते हुए इसको हम एक प्रकार का त्रिभुज लेते हैं, ओ ए बी त्रिभुज, ओ ए बी का क्षेत्रफल यदि मैं ये निकालूंगा तो दूरी मुझे पता लग जाएगी, है ना। यही तो पढ़ा था हमने कि जिस बिंदु तक पूछा गया है उस बिंदु से लेकर के और एक्स अक्ष के साथ उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 और इसका आधार है ये, मतलब 4, और इसकी ऊंचाई है ये, मतलब ये कहाँ पर मिल रहा जाके 6 पर। मेरा ग्राफ रफ बना है लेकिन बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बुक में जो ग्राफ है वो 6 है जो मुझे दिख पा रहा है। तो ये 6 to 12 मीटर आ रहा है, इसकी दूरी जो आ रही है। ग्राफ से भी निकालना सीखना है आपको 12 मीटर, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन, ग्राफ पढ़ के। ये बात हमने पहले डिस्कस करी थी कि चाल समय ग्राफ में जो दूरी है वो ग्राफ का और एक्स अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, ग्राफ का सीधा भाग क्या दिखाता है। सीधा भाग मतलब ये 4 सेकंड से 9 सेकंड तक है, ये मतलब यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट हमको क्या दर्शा रहा है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है ग्राफ का सीधा भाग कहां से कहां तक है। ग्राफ का सीधा भाग 4 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक। ये ग्राफ क्या है, सीधा है, देख रहे होंगे आप ऊपर, ये ग्राफ क्या है, सीधा है। क्या दर्शा रहा है, दर्शा रहा है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप के ग्राफ। तो ये बात क्या दर्शा रही है, देखो ये ग्राफ सीधा है, मतलब कि 4 सेकंड पर वस्तु इतने मीटर की दूरी पर है, 6 सेकंड पर वस्तु इतने मीटर की दूरी पर है, 8 सेकंड पर वस्तु इतने ही मीटर, और 9 सेकंड पर वस्तु इतने। मतलब वस्तु की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक समान गति या स्थिर चाल जो है हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि चाल उतनी ही है। चाल कितनी है यहाँ पर है चाल अराउंड आप 6-7 मान लीजिए, तो 7 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकंड पर भी 7 मीटर पर सेकंड चाल है, 6 मीटर पर भी 7 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड में भी 7 मीटर पर सेकंड चाल है, 8 सेकंड में भी 7 मीटर पर सेकंड चाल है। मतलब एक समान चाल हमें देखने को मिल रही है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि एक समान गति
कि कार की गति, कार की चाल एक समान है, फिक्स चाल है उसकी, ओके, उसकी चाल परिवर्तित नहीं हो रही। समझ पा रहे हो आप इस बात को? तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि ग्राफ को पढ़ना, ग्राफ को समझना, एक आपको इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप ग्राफ को पढ़ना सीख जाओगे तो आप बहुत सारी नई चीजें इसमें सीख पाओगे, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। हायर क्लासेस में आपको यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हैं, वहां पर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ग्राफ को पढ़ना सीखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको रिलेट कीजिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि हमको कोई अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो ये अवस्था क्या है? ये अवस्था है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, ठीक है। किसी वस्तु का त्वरण नियत, मतलब त्वरण उसका कांस्टेंट होना चाहिए, किंतु उसकी जो वेलोसिटी है, वेग जो है, वो शून्य होना चाहिए। तो क्या ये केस पॉसिबल है? जी, देखिए, मैंने कल एक मतलब इसके पिछली क्लास में एक एग्जांपल डिस्कस किया था बॉल वाला। तो एक बॉल है, इस बॉल को आपने हाथ से ऊपर फेंका आसमान की तरफ, तो ये ऊपर जाएगी आएगी। अभी स्टार्टिंग में जब आपने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जैसे ही आप इसे ऊपर फेंकेंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा आसमान में जहां पर जाकर के बॉल रुक जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। बात समझ में आई? कुछ सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं रुकेगी बॉल यहाँ पर, कुछ माइनर सेकंड, और फिर यहाँ से बॉल वापस नीचे आना शुरू कर देगी। बात समझ में आ रही? तो वेलोसिटी तो होगी। अच्छा, अब आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, सो वहां पर आप एक बात देखेंगे कि जब कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गति करती है, तो वो एक नियत त्वरण से गति करती है, और उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, जी से उसको डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई जगह पर हम इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि त्वरण तो है, त्वरण फिक्स है, लेकिन वेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये एक गति है, आप कहेंगे किसी गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद की जो गति होगी, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर, और फेंकी गई गेंद की गति तो वो उस पॉइंट पर जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और त्वरण क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम एक समान वृत्तीय गति को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हायर क्लासेस में आपको इसको और एक्सप्लोर करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, और आने वाली क्लास के लिए हम एक नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।